मैं तो खड़ा हूं सवेर दा इत्थे निकले को ले गड्डी एक मिनट चलो यार हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। किसका शोर का आ रहा है दरमियान में? वो लगाओ। अच्छा जी आज मैं ना लेट हो गया हूँ। वो पैकेज मेरा ना बेवकूफ़ ख़त्म हो गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो रात को ख़त्म होना है या सुबह ही हो गया। तो वो ना टाइमली 11 बजे का उसका टाइम था, तो वो कनेक्ट नहीं था हो रहा। फिर मैं पैकेज कराने गया था। तो बहरहाल ये है कि अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। कुछ बच्चे जिनको नेट का प्रॉब्लम होगा, इंशाल्लाह वो बाद में इसको स्टडी कर सकेंगे। अच्छा, ये क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स का लेक्चर है। इसमें यह है कि क्रोमेटोग्राफी जो है ना, ये एक बड़ा ही वसी टॉपिक है। इसमें बड़ी बुनियादी क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो जो इंक वाली है, ठीक है, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा क्लोरोफिल का क्रोमेटोग्राम बनता है। इसके अलावा आयन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी भी थी। लेकिन क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो हम तरतीब से शुरू करेंगे। इसकी स्लाइडें थोड़ी सी डिस्टर्ब भी नज़र आएंगी आपको, मैंने सेटिंग अभी करनी थी। अच्छा सुने, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोज का मतलब होता है कलर, और ग्राफियन टू राइट, कलर्ड राइटिंग। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनता है। लेकिन ये एक सेपरेशन टेक्निक है, प्योरीफिकेशन टेक्निक है, जिसका मकसद ये होता है कि हम प्योरीफाई करें अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। वो प्रोटीन भी हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरे मालिक्यूल भी हो सकते हैं, यानी कि इसकी मालिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो क्रोमेटोग्राफी है ना, उसमें हम अमूमन दो फेजेस का जिक्र करेंगे, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का, ठीक है। स्टेशनरी फेज अमूमन जो है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस उसकी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जो मोबाइल फेज होती है ना, वो बाकायदा मूव करती है। तो अच्छा, अब ये देखें ज़रा, इसमें जो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन वगैरह या इसका तारफ़ है वो देखें। वो भी वही जो क्रोमा कलर वगैरह वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक है, देखें, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, ये सारी प्योरिफिकेशन टेक्निक्स कहलाती हैं या सेपरेशन टेक्निक्स कहलाती हैं, ठीक है। इनमें एक मोबाइल फेज होगी, बाद सूरतों में वो लिक्विड हो सकती है। फॉर एग्जांपल इनमें ये जो हम इंक की क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एक होती है स्टेशनरी फेज। इस तरह मुख्तलिफ फेजेज इनकी मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी शक्लें हर तरह की क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगी। उनकी तफसीलें आएंगी उसमें। HPLC भी आपके सिलेबस में, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हाई प्रेशर भी परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। और मैं इनको ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर नजर आए। अच्छा, आप लोग ज़रा जल्दी से बताइएगा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर, जी आ रही है। सर। ठीक है सर। यस सर। तो इसमें थोड़ी सी यस सर आ रही है। शुरू शुरू में यानी कि क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया गया बड़े सिंपल मकसद के लिए, प्लांट्स के पिगमेंट सेपरेट करने के लिए, क्लोरोफिल वगैरह को अलग करने के लिए, कैरोटीन के लिए यूज़ किया गया, जेंथोफिल्स। अब ये एसेसरी पिगमेंट्स में आ जाते हैं। क्लोरोफिल नेसेसरी पिगमेंट है और बाकी जो दो लिखे हैं वो एसेसरी पिगमेंट है, इनकी सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। BSc बॉटनी में ये प्रैक्टिकल भी है बकायदा कि क्लोरोफिल जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट करके पत्ते से, उसके बाद उसका क्रोमेटोग्राम बनाया जाता है गोल फिल्टर पेपर के ऊपर। ये पुराने तरीके से, अभी में बड़ी एडवांसमेंट आ गई हुई है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का, तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मोबाइल फेज असल में वो चीज़ें हैं जिनको हमने सेपरेट करना, ठीक है। जिस तरह आपने इंक का देखा होगा कि इंक का मिक्सचर हम ड्रॉप की शक्ल में लगाते थे, छोटे से डॉट की शक्ल में, उसमें रेड कलर की इंक, ब्लू कलर की इंक या ग्रीन कलर की इंक आपस में सेपरेट हो जाती थी। अब वो प्योर नहीं थी जब वो मिक्सचर था, लेकिन हमने उनको तीनों को जुदा कर दिया, अब वो प्योरीफाई हो गए।
ऐसा ही हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे प्रोटीन्स का भी। प्रोटीन कोई छोटे मॉलिक्यूलर वेट किया, कोई ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किया, कोई उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किया, तो हमने उनकी जो इलेक्ट्रोप्रेटिक मोबिलिटी है या यहाँ यहाँ सर SDS पेज। वो एसडीएस पेज में जिसका हम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हमने सेपरेट करना है उसका तल्लक भी मोबिलिटी से है, और वो मोबिलिटी डिपेंड कर रही होती है कि हमने स्टेशनरी फेज का मीडियम कौन सा यूज किया। अगर ये एक पोरस मीडियम है तो उसमें से हम ये देखते हैं कि जो मोबाइल फेज है वो आस्ता आस्ता गुजरते हुए मुख्तलिफ लेयर्स में सेपरेट हो जाती है। तो क्रोमेटोग्राफी की शुरू में जो वैसी तारफ है उसमें आ गया प्रोटीन के अलावा देख लिया अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज हो लिया है, हार्मोन्स और ड्रग्स और विटामिन के लिए भी यूज हो सकती है। जो एनालिटिकल ग्रेड की चीज़ें हैं उनमें खासतौर पर जो मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ भी हैं, इवन अगर उनको प्योरीफाई किया जाता है ना एंड पर, तो प्योरिफिकेशन जितनी अच्छी होती है ना उतनी वो दवाई महंगी बिकती है। तो इसमें जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन हैं जो ताकत की इंजेक्शन और गोलियों में होते हैं, या हार्मोन्स हैं, या मुख्तलिफ किस्म की दूसरी ड्रग्स हैं, उनको पहले चेक भी किया जाता है क्वालिटेटिवली भी और क्वान्टिटेटिवली भी कि क्या वो किस हद तक प्योर हैं, क्या उनके अंदर कोई और फ्रैक्शंस तो नहीं आ रही, ये भी देखा जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज हो सकती है। वजह यह है कि जो ज़्यादा अमीनो एसिड वाली प्रोटीन होगी उसकी मोबिलिटी और होगी, और थोड़े अमीनो एसिड वाले की मोबिलिटी जो है ना वो और होगी। अच्छा, मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा कि आज चूँकि मैं लेट शुरू कर रहा हूँ तो मेरे बाद लेक्चर किसका है? 11 बजे सर इफ्तिखार का। इफ्तिखार साहब का है। तो बस यस सर। एक सेकंड होल्ड करें, मैं ना ग्रुप के अंदर उन्हें मैसेज कर दूँ कि मैंने 10-15 मिनट ज़्यादा लेने शुरू किया था, तो मैं ना उनको एक मैसेज अपलोड कर दूँ। पहले दो एक्सक्यूज मी सर, आज है इफ्तार साहब का कल है। इफ्तिखार साहब का लेक्चर नहीं है आज। सर जी इफ्तार साहब का लेक्चर नहीं है आज लेक्चर नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग 40 मिनट तो कम से कम देंगे। यस सर। हाँ हाँ जी। तो इसमें ये देखें कि अब क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स का जिक्र आ गया। इनमें से कई जो है ना आप लोगों के सिलेबस में शामिल हैं, और इसमें देखें एक आ गई पेपर क्रोमेटोग्राफी, वही जो वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लेकर उसमें इंक की सेपरेशन करते थे, वो एग्जांपल आ जाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तफसील आपके सिलेबस में है। जेल क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी है, कुछ का सिर्फ हल्का हल्का तारफ होगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो GLC भी कहते हैं। तो उसके बाद आ गया अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हमने टाइप्स जो है ना देखनी है। तो पहला हमारे पास आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी सी बातें देखी हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक होगी जिसमें हमने छोटा सा डॉट या लाइन लगाई है अपने मिक्सचर की। जिस तरह आप लोगों को फिल्टर पेपर का याद होगा कि फिल्टर पेपर के नीचे निचली सतह पर, यानी कि वो एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, उसकी निचली सतह पर हमने फर्ज करें इंक वाली थी तो हमने इंक्स का मिक्सचर का एक छोटा सा ड्रॉप लगा देना सेंटर में। वो सेंटर में जो हम लगाते हैं उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि नीचे ना हमने लेड पेंसिल की एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो अब वो जो पेपर था ना उसका नाम था क्रोमेटोग्राफी पेपर, लेकिन एक्चुअली वो क्या, एक्चुअली वो वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है। उस पेपर को हम थोड़ा सा ड्राई करके क्या करते हैं, एक जार में रख देते हैं जिसके अंदर पहले से ही हमें 5 ml अपना, या 4 या 3 ml भी ले लेते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन डाला हुआ। वो जो सोल्यूशन होता है ना वो होता है मोबाइल फेज, जिसने यानी कि मोबाइल फेज कह रहा हूँ, वो सोल्यूशन होता है जो लिक्विड हालत में होता है जिसने इंक के ड्रॉपलेट्स को मूव करवाना। वो जो सोल्यूशन है ना उसके अंदर गौर करें कि हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है, मसलन एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, जो पेपर को तेज़ी से गीला करते हुए ऊपर को चढ़ना शुरू होता है। जब वो इंक के कतरे के ऊपर से गुजरता है ना तो इंक जो है ना उसके कुछ अज्जा जल्दी ऊपर को चढ़ जाते हैं, कुछ स्लोली मूव करते हैं। नतीजा क्या होता है
कि हमें एक खास किस्म का पैटर्न हासिल होता है, क्रोमेटोग्राम जिसे हम कहते हैं। हमने क्या करना है कि टोटल एंड तक, जहां तक आखिरी स्पॉट गया है, जो स्टार्टिंग लाइन जहां ड्रॉप लगाया था ना, उधर से एंड तक ना एक लाइन कच्ची पेंसिल से खींचनी है साइड पर, स्पॉट के ऊपर नहीं। वो फर्ज करें आई है 12 सेंटीमीटर। फिर हमने 12 स्टार्टिंग लाइन से लेकर जो पहला रंग है, फर्ज करें पहला रंग है नीला, पहले रंग के सेंटर में एक नुक्ता लगाना है, उस सेंटर से साइड पर एक रेड पेंसिल डॉटेड लाइन खींचनी है और उसको मिला देना है नीचे बेस लाइन से, जहां से हम शुरू कर रहे हैं। वो फर्ज करो आया है 2.7 सेंटीमीटर। अब 2.7 सेंटीमीटर हमने ऊपर रखना, ठीक है। 2.7 को आप फर्ज करें रफली 0.3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं पूरा। तो जब आप उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि 10 सेंटीमीटर से तकसीम करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 0.3। ये पहली हमारे पास वैल्यू आएगी जिसका नाम होगा आर एफ वैल्यू। आर एफ का मतलब है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन कहते हैं रुकावट को, ठीक है। जब हम ये देख रहे हैं ना कि सबसे पहला स्पॉट नीली स्याही का बना है और वो ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, तो उसका दूसरा मतलब ये बनता है कि जो हमारे पास इंक है ना ब्लू वाली, वो ज्यादा फासला मूव नहीं कर सकी। और उसकी वजह ये थी कि उसकी उस क्रोमेटोग्राफी के पेपर के साथ एफिनिटी थी। उससे ऊपर हमें फर्ज करो नीले के अलावा रेड कलर का स्पॉट नजर आ रहा है। उस रेड कलर के स्पॉट के एंड सेंटर में हमने एक नुक्ता लगाना है और उसको भी साइड पर लाइन खींच कर नीचे बेस लाइन से मिला देना है। वो फर्ज करें आ रहा है हमारे पास 6.3 और वो जो टोटल ऊपर तक गीला किया हुआ है सॉल्वेंट ने, वो है फर्ज करो 10। तो 6.3 को 10 से डिवाइड करना है तो वो आ जाएगा 0.63। 0.63 वैल्यू आ गई हमारे पास दूसरी इसकी रेड कलर की। फिर ऊपर चले गए, ऊपर फर्ज करें असल हुआ है पैरेट कलर या ग्रीन कलर, तो वो जो ग्रीन कलर होगा उसका फासला फर्ज करो आ रहा है 8.7। 8.7 तकरीबन 9 है फर्ज करो, उसको हमने डिवाइड करना है 10 से तो वो आ जाएगा 0.87। ये जो तीनों वैल्यूज आई है ना, ये आर एफ वैल्यूज कहलाती हैं, जिनका पैमाइश का तरीका क्या है कि जितना उस स्पॉट के सेंटर का स्टार्टिंग लाइन से फासला है डिवाइडेड बाई टोटल फासला जो स्टार्टिंग लाइन से लेकर वहां तक है जहां तक इंक गई है ऊपर। तो उन तीनों वैल्यूज को हम फिर रिलेट करते हैं मोबिलिटी के साथ। जो ज्यादा ऊपर तक गया है ना, इसका मतलब है वो ज्यादा देर तक मोबाइल फेज में रहना चाहता है, ज्यादा देर तक मोबाइल फेज में रहना चाहता है। जो लिक्विड उसे भिगो रहा है वो हमारा उसको ऊपर तक लेकर जा रहा है। लेकिन जो जल्दी जान छोड़ गया, इसका मतलब है कि उसकी जो अफिनिटी थी सॉल्वेंट के साथ वो कम थी, ठीक है। ये मैंने मोटी मोटी बात बता दी। आप जरा इधर देखें, ये डायग्राम देखें। ये जो डायग्राम है इसमें जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है, इसमें हमने पहले ये स्पेशल जार होते हैं, वैसे हम गैस जार के अंदर या बीकर के अंदर भी कर लेते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। पहले ये स्पेशल जार है जिनके ऊपर बाकायदा पिन लगाकर क्रोमेटोग्राफी पेपर को नीचे देखें, हल्का सा लिक्विड आपको फील होगा सबसे नीचे हल्के रंग का। उसने शो किया कि वाटर ही ले लिया। इंक स्पॉट जो था ना वो एक इंक नहीं थी, उसमें रेड भी थी, उसमें ब्लू भी थी, फर्ज करें उसमें ग्रीन भी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके बाद वो जब सॉल्वेंट जो नीचे है यहाँ पानी ले लिया, लेकिन एसीटोन भी ली जा सकती है, अल्कोहल भी ली जा सकती है, ईथर भी लिया जा सकता है। वो गीला करते हुए जब ऊपर को जा रहा है तो राइट साइड वाली डायग्राम में देखें कि सबसे नीचे वो स्पॉट नजर आ रहा है, फिर पर्पल कलर है, फिर नीला हो गया, फिर थोड़ा सा ऑरेंज शेड है, फिर रेड कलर है और फिर येलो कलर है। ये मुख्तलिफ इंक्स हैं। एफएससी लेवल पर सिर्फ 3 इंक्स अमूमन मिक्स की जाती थी, फर्ज करें रेड ब्लू और ग्रीन कर लिए फॉर एग्जांपल। तो ये देखें जरा कि जितना ये डायग्राम के लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर देखें, सबसे ऊपर वाला जो लिखा डिस्टेंस सॉल्वेंट ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया उसने टोटल 5 सेंटीमीटर। जो उस सैंपल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ये है एक तरीका। जो मैंने तरीका बताया वो एफएससी की प्रैक्टिकल नोटबुक्स में भी मौजूद है केमिस्ट्री की,
उनमें आप देख सकते हैं हमने स्पॉट के सेंटर से फासला लेना, ठीक है। आप जरा गौर करें कि ये जो स्पॉट है ना, उसके तकरीबन जो नीले रंग का ऊपर वाला स्पॉट है, उसके तकरीबन सेंटर से जो है ना फासला लेकर उसने देखा तो वो 2.5 सेंटीमीटर है। और ये उस वक्त होगा जब हम एक ही इंक को देख रहे हैं। अगर एक ही स्पॉट हासिल हुआ है, वो इस बात का सबूत है कि इंक प्योर है, उसके अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं है। यही चीज़ें फिर आगे जाकर हम देखेंगे, हमें प्योरिटी के हवाले से गाइडेंस देंगी। तो 5 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर को, तो वो कितना आ जाएगा 0.5। तो वो 0.5 जो है ना वो आर एफ वैल्यू होगी। तो आर एफ आ गया जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सब्सटेंस जो भी इंक होगी, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सॉल्वेंट फ्रंट। हाँ जी, ये बच्चे तकरीबन 16 हो गए हैं। अगर कोई और नहीं आना तो मैं 1 सेकंड के लिए ना अटेंडेंस ले लूँ। उसकी वजह यह है कि ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जूम मीटिंग पार्टिसिपेंट, और ये जनाब आ गई तस्वीर सीधा.com 16 पार्टिसिपेंट। ठीक है, आज वाली वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं थोड़ी देर तक में इंशाल्लाह इसको करके ना कंप्रेस शेयर भी कर देता हूँ। वेलकम बैक। आर एफ वैल्यू जो है, एक सेकेंड, आर एफ वैल्यू मैंने बता दिया, ठीक है, ये रेशो है। तो इसमें बाज़ दफ़ा डिफरेंट इश्यूज भी आते हैं हमारे पास। तो सॉल्वेंट जब कैरी करता है एक सैंपल को, तो हमने फिर ये करना होता है कि हम एक और रन चला देते हैं किसी और सॉल्वेंट के हाथों। यानी कि अगर बेंजीन में किया, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड में कर लें। अगर एक सॉल्वेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्पॉट जो है उनको स्मजेस की शक्ल में बना रहा है, फेड हो गया कहीं से रंग, कहीं से गहरा रंग हो गया, ऐसी सूरत हाल में हम फिर क्या करते हैं, हम फिर बेहतर ये समझते हैं कि हम एक और रन चलाएं साथ पैरेलल, जो सॉल्वेंट डिफरेंट में हो, डूबा हुआ हो। एक ही क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप पर भी दो चलाए जा सकते हैं कि हमने पास पास दो स्पॉट लगा दिए। एक लगा दिया है रेड इंक का, और एक लगा दिया फर्ज करो मिक्सचर का, जिसमें रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या हमारा कलर सही सेपरेट हो रहा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज, हाँ जी, बाकी बच्चे बताए जरा, कोई मेरी तरफ से मसला है या बाकियों को भी नहीं आ रही। नहीं सर, सही आ रही है। सही सर सही आ रही है आवाज। सर की आवाज या पास कर या बर्दाश्त आ रही है कर। बहुत। सर की आवाज उनका बात। इसको रिकॉर्ड भी चुके कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये होगा कि जैसे ये पूरा होता है ना, इंशाल्लाह मैं इसको फिर सेंड भी करता हूँ कंप्रेस करके। पिछले भी 1-2 लेक्चर हैं जिसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उनका भी कोई हल मैं ढूंढता हूँ कि उसमें वो गलत किस्म के एड्स आ गए थे, लेकिन वो लेक्चर बड़े अच्छे सेव हुए थे। वेलकम बैक। मैं ये कह रहा हूँ जी कि सर। एक ही स्ट्रिप के ऊपर 5 स्पॉट भी लगाए जा सकते हैं, जिनमें 4 फर्ज करो अकेली गली इंक के हैं, मसलन रेड इंक का है, ब्लू इंक का है, ग्रीन इंक का है, और एक हो जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। 4-5 स्पॉट भी बन जाएंगे। तो अब वो क्या होगा, अकेले अकेले स्पॉट की जो सॉरी मोबिलिटी होगी, उसको मुआवजा किया जाएगा विद दैट ऑफ मिक्सचर। तो अब ये पार्टिसिपेंट्स 15 रह गए हैं, लगता है जिसको आवाज नहीं आ रही वो आउट हो गया। 16 थे पहले। चलें, अब ये देखें, ये एक और स्टाइल इन्होंने बताया है रन, जो पहला किया है इन्होंने रन, उसमें डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऊपर की तरफ और स्पॉट्स लदा हो गए। फिर स्ट्रिप को थोड़ा सा मतलब उसकी साइड चेंज करके रन किया जाएगा। तो आप देखें सॉल्वेंट ने और तरीके से उनका डिज़ाइन जो है ना वो शो किया है, और वो लेफ्ट से राइट साइड पर आ रहा है। एक्चुअली आप इसको देखें, नीला रंग लेफ्ट पर है, ये सबसे नीचे वाली राइट साइड वाली डायग्राम, और पर्पल जो है ना वो राइट साइड पर आ, ये उस वक्त किया है जब हम इसको तिरछे तौर पर रखेंगे। लो जी, TLC आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न बायोलॉजी में यूज होने वाली टेक्निक है, और ये
इसकी बड़ी वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनके अंदर, क्या चीज़ें यूज़ होंगी इनके अंदर, उस वाले से थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो अच्छा, ये क्या हो रहा है आप लोग बता सकते हैं, ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ गायब हो रहे हैं? जो मेरा ख्याल है ये हाजिरी का जिक्र तो नहीं था, इसका पता मतलब नहीं सर। बगैर बताए हाजिरी लेनी चाहिए थी, 16 से 13 हो गए। ठीक है, हम इसीलिए तरक्की करने वाले मुल्क में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम आस्ता आस्ता जो हाजिरी को फॉलो ज्यादा करते हैं। दंग टपाओ मुहिम ज़्यादा चलाते हैं और बस हाथ लगाने आते हैं। दूसरी कौमें तरक्की का आ रही है तेज़ी से, क्योंकि वो सीरियस लेती हैं इन चीज़ों को। वेलकम सर बैक। हाँ हाँ आपसे एक बात पूछी सर, हमारी तरफ तो उर्दू बाजार खुल गया हुआ है, तो काइंडली सर बुक का नाम बता दें ताकि मैं बुक भी परचेज कर लूँ। हाँ जी, ये है कि जो आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मैंने शेयर की थी वो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो सलेरिया साहब ने लिखी है, इल्मी वालों की तरफ से छपी है। ठीक है, उसमें आपको मेरा जी जी नाम भी नज़र आएगा और सलेरिया साहब का नज़र आएगा। इल्मी बुक की तरफ से बायोलॉजिकल टेक्निक्स के नाम की आगी हुई है। जी तो सर, वो फिर वही खरीद लेंगे इल्मी वालों की, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। वो ज़ाहिर है हमने पहले बुक बनाई है, लेकिन जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, चूँकि आपको एटलीस्ट उनका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जॉब्स वगैरह में इंटरव्यूज में वो पूछ भी लेते हैं, अच्छा बायोलॉजिकल जी सर। टेक्निक्स का कोर्स पढ़ा था, कौन सी बुक यूज़ की थी? यूज़ की हो या ना की हो, आप उसका नाम बता सकते हैं कि भाई ये फलां ऑथर की लिखी हुई इंटरनेशनल एडिशन था, वो मैंने पढ़ा था। जी सर। अब अगर वो जी कोई सर। टॉपिक का वाला देता है, वो टॉपिक हो सकता है आपने हेल्प बुक से भी पढ़ा हो, अगर आपको आता तो आप जस्टिफाई कर लेंगे। जी सर। ठीक है, जी सर, बहुत और शुक्रिया। कौन रहा है वैसे? मैं सर वकार। वकार, सही। वेलकम बैक। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। क्षमा जान सर इसका नेम। क्या? बकवास सुन करो बूटा, बूटा क्या कह रहा है? कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जी, ध्यान करें, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी टीएलसी इसे कहते हैं। ये लेबोरेटरी टेक्निक बड़ी वाइडली यूज्ड है और ये कुछ हद तक पेपर क्रोमैटोग्राफी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हम पेपर यूज नहीं करते, उसके बजाय हम एक एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। मसलन सिलिका जेल होता है, एलुमिना होता है, या सेलुलोज भी हो सकता है। ज़ाहिर है पेपर में भी सेलुलोज ही है, लेकिन जो सेलुलोज हम कह रहे हैं उसकी जरा रिफाइंड कंडीशन होती है। ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, जिस तरह वो क्रोमैटोग्राफी का पेपर एब्जॉर्बेंट था। टीएलसी की डायग्राम देखें, इसमें तिरछे तौर पर यानी कि स्लंटेड पोजीशन में हमने क्या किया होता है कि जार के अंदर ना, मैं इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये ना थोड़ा मैंने सेटिंग अभी करनी थी इसकी। वो असल में ना मेरे अंकल फोत हो गए थे, तो 2-3 दिन ना मुझे सेटिंग्स वगैरह का टाइम नहीं मिला। कल उनका कुल शरीफ का उसमें फोत हुए थे, तो उस वजह से ना, लेकिन मैं ये सेट करके आपके साथ शेयर करूँगा। चलें, ये देखें जी, ये देखें, इसमें पहले आप लोग देखें, जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है उसमें देखें, थिन लेयर प्लेट रखी हुई है और नीचे सॉल्वेंट का मिक्सचर है, और ऊपर जो है ना कवर प्लेट्स भी रखी हुई है। तो सॉल्वेंट जो है ना सैचुरेट करता चला जाता है आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ आते हुए। जो भी अंदर मटेरियल मौजूद होता है, अंदर जो सारा मीडियम है ना, वो सैचुरेट हो जाता है, जिसके नतीजे में थोड़ी देर बाद जो है ना इम्प्रिंट्स आ सकते हैं। जो भी चीज़ अंदर मौजूद होगी उसका ना स्पॉट विजिबल हो जाएगा अब्जॉर्बिंग सरफेस के ऊपर। अच्छा जी, गैस, ये थोड़ा थोड़ा तारफ ही है। गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसको जीसी कह रहे हैं या जीसीएल भी कह रहे हैं, इसमें मोबाइल फेज असल में ना गैस है, तो इस वजह से इसको गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी कह रहे हैं। यही चीज़ें आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकती हैं। तो अच्छा, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं या वोलेटाइल डेरिवेटिव्स को सेपरेट कर सकते हैं, वोलेटाइल जो वेपर्स बना सकते हो। स्टेशनरी फेज, इसमें ना एक ऐसा सॉलिड है जो रेक्टिव नहीं है, इनर्ट का मतलब है वो रेक्टिव नहीं है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो है ना उसके साथ उसको भिगोया हुआ था। नॉन वोलेटाइल का मतलब है उसने उड़ना ही नहीं है, वेपर नहीं बनाने हैं, जी सर। ठीक है। और उसके बाद जो गैस क्रोमैटोग्राफी है ना, इसमें हमारा जो सैंपल है उसको पहले हम गर्म करेंगे, फिर उसको वेपराइज करेंगे। सैंपल को फिर हम कॉलम के ज़रिए मोबाइल फेज के हाथों जो है ना पहुँचाएंगे, और कॉलम जो है ना
ये मुख्तलिफ वेरिएबल किस्म के कॉलम हैं। कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शीशे के बने हुए कॉलम होते हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जिनके अंदर फिर आगे ये फेज़ मौजूद होती है। उसकी वजह यह है कि हमने उसको सील भी करना होता है बाद में। चले, सैम्पल कंपोनेंट्स जो है ना, ये हम उनको सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो जल्दी बॉयल कर रहा होगा उसके वेपर भी ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चीज़ों को सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के फर्क के लिए। तो इसमें भी हमने बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनजर रखा है और रिलेटिव एफिनिटी को भी मद्देनजर रखना है फॉर दी स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो है ना वो एक विस्कस लिक्विड होगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा है वैक्स। अब जो वैक्स है, मोम है, वो अमूमन बहुत कम या ना होने के बराबर एवेपोरेट होती है, यानी कि नॉन वोलेटाइल करके ले रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा अब किसी कंपोनेंट की एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के साथ, तो उतना ही वो कॉलम से रेट कम करेगा, स्लो स्लो होगा। जिसकी एफिनिटी कम होगी वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और वो जल्दी डिटेक्ट भी हो जाएगा और जल्दी अलहदा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखें कि दूसरा पॉइंट देखें ज़रा, पहली तो वो रिपीट हो रही है बात कि सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल मिक्सचर जो है ना, ये बेस्ड है ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। यानी कि मोबाइल फेज चूँकि गैस है और स्टेशनरी फेज चूँकि लिक्विड है, इसलिए इसका नाम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रखा गया। तो इसमें ये देखें ज़रा कि एक तरफ हमारे पास लेफ्ट से राइट साइड पे देखें ज़रा, गैस सिलेंडर है जहाँ से वो इंजेक्टर के थ्रू हम मतलब ऐड कर रहे होते हैं, ऊपर से सैंपल और इस तरफ से आ रही होती है गैस। ठीक है ना। बाकी जो पूरा चैम्बर है उसको उन्होंने ओवन का नाम दिया है और येलो कलर का जो है उसको कॉलम लेबल किया है और डिटेक्टर ये थोड़ी सी ना इन्होंने दे दी है स्कीमेटिक डायग्राम। मैं आपके साथ ना एक एक्चुअल डायग्राम भी इसकी शेयर करूंगा, ये मैं चीज़ें नोट कर रहा, वो ज़रा स्ट्रक्चर के वाले से ज़रा बेहतर होगी। इसमें उन्होंने स्कीमेटिकली थोड़ा सा ना दरमियान में ग्राफिक्स ऐड कर दिए, इसमें उतना क्लियर नहीं है पिक्चर के क्या होना चाहिए था। तो अच्छा, इससे हम कहेंगे क्या, पेट्रोकेमिकल जुदा कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक क्रूड मिक्सचर है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब उसके अज्जा जुदा होते हैं ना, केरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर, ये सारी जी सर। जुदा होती हैं, तो उसके बाद हर फ्रैक्शन जो है ना उससे जो केमिकल बनाए जाते हैं उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम से हासिल होने वाला केमिकल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से हासिल होने वाला केमिकल है। पहले हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शन हासिल करनी है, उन फ्रैक्शन से आगे हमने जो केमिकल हासिल करना है उसका नाम होगा पेट्रोकेमिकल। उसको हम कहते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है कि एनवायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। मीटिंग कह रहा है कि 10 मिनट में आउट हो जानी है, चले ध्यान से सुने ज़रा। और इंडस्ट्रियल केमिकल फील्ड में भी ये यूज। तो सेंसिटिव, रैपिड और रिलायबल सोर्स है ये, और इसकी ज़्यादा अच्छी तफसील भी अवेलेबल है, लेकिन हमने ना वो नहीं ली, हमने थोड़ा थोड़ा सिर्फ जो तारफ है ना वो लिया है। तो तो चलें, ये फिर मैं बाद में सेट करूँगा, अभी ज़रा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद मोहम्मद रशीद वेटिंग, ये लोग बाद में ऐड हो रहे हैं, मेरा ख्याल हो सकता है इनका कोई नेट का इशू हो। चलें, वेलकम बैक। यानी कि पॉजिटिविटी हमें सोचनी जी चाहिए। सर। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉलम जो एड्जॉर्प्शन कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन होती है किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना और उसके अंदर ही गुम हो जाना, यानी या जिस तरह जज्ब हो मतलब जाना। सॉलिड के ऊपर लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होती है ना वो सरफेस पर होती है, किसी चीज़ की जी सतह सर। पर जज़ब होना वो एड्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, जी एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन डी है। चलें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी जो बेड है, ये तय है, वो एक ट्यूब के अंदर होती है, और जो एड्जॉर्बेंट है वो कॉलम के अंदर हमने पैक किए होते हैं। दो पीपल और वेट कर रहे हैं, एक पीपल पार्टी के लोग ने, दो पीपल।
चलें जी, वो पीपल भी ऐड हो गए। हाँ जी, देखें ज़रा, ये जो कॉलम है ना, मैं सॉरी बता रहा था कि एड्जॉर्बेंट्स है ना, इनको एक कॉलम में पैक किया होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के रेजेंस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ इन्होंने सिंपल ही दिए हैं। सिलिका जेल है, एलुमिना है, चारकोल पाउडर है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हैं। एपीटाइट बुक को कहते हैं, ये एपाटाइट है। अच्छा, तो इसमें यह है कि ये जो एड्जॉर्बेंट है ना, ये स्टेशनरी फेज का काम करेंगे और इनमें से फिर मोबाइल फेज जो है ना गुजरेगी। इनके अंदर से सैंपल मिक्सचर जो है ना किसी सॉल्वेंट में डाला हुआ, वो हम लोड करेंगे कॉलम के ऊपर से। तो जो कंपाउंड है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्ब होंगे एब्जॉर्बेंट के अंदर, सब एक जैसे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब आप ये देखें कि हमने फिर इल्यूशन करनी है। याद रखें, हमेशा याद रखें, क्रोमेटोग्राफी की दुनिया में इल्यूशन से मुराद ये होता है कि जब हमने अपने ख़ास किस्म के कंपाउंड्स जो कि एक मिक्सचर की शक्ल में थी, उनकी किसी एडजॉर्बेंट पर किसी कॉलम में बाइंडिंग कर ली है, तो हमने एक बफर सॉल्यूशन ऐड करना है जो इल्यूशन बफर कहला सकता है। उसने क्या करना है, उन सारे एडजॉर्ब्ड केमिकल्स में से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलूबा केमिकल को ही अपने अंदर वॉश आउट करके निकले कर जाएंगे, बाकी केमिकल अंदर ही एडजॉर्ब रह जाएंगे। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि इल्यूशन क्या है। इल्यूशन मींस कि हमने सिलेक्टिवली अपनी जो काम की चीज़ है ना, उसको सिर्फ बाहर लाना, उसको सेपरेट करना, उसे कहते हैं इल्यूशन, ठीक है। तो वो मोबाइल फेज में से वो इल्यूशन बफर जो है ना हमारे मतलूबा केमिकल को ले आएगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ दफ़ा इसके उलट होता है। वो ये होता है कि इल्यूशन बफर के अलावा हम यूज़ करते हैं वाश बफर। वाश बफर ये करता है कि वो सिर्फ उन केमिकल्स को वाश कर देता है जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, वो सबको अंदर वाश करके ले जाएगा और नीचे एंड पर निकल आएगा, ट्रिकल डाउन कर देगा। और एंड पर हम क्या करें, सोल्यूशन बफर डाल दें, जो बचा हुआ केमिकल है वो हमारा मतलूबा है। और इल्यूशन बफर जो है हम इतना मुनासिब सा ऐड करेंगे कि सोल्यूशन ज़रा गाढ़ा भी रहे, और वो जो मतलब सब्सटेंस हम निकालना चाह रहे हैं अपनी मर्जी का, वो ज़्यादा डाइल्यूट होकर ना निकले। लिहाजा हम उस लेवल पर ये भी करते हैं कि इल्यूशन बफर थोड़ा डाल देते हैं, ताकि सोल्यूशन जो हमारा मतलूबा प्रोडक्ट है वो एक ऐसे बफर में हल होकर आए जिसमें वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उसको ज़्यादा पतला ना हो, सॉरी मैं उलट कह गया, यानी कि उसको गाढ़ा ही रखना है। चले आगे, फिर ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी शुरू हो गई है, इसकी तफसील हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब ये है कि कल बैक्टीरियोलॉजी का इंशाल्लाह लेक्चर होगा, तो मैं ये करता हूँ कि आपको ना इसका भेज देता हूँ इंशाल्लाह लेक्चर भी, ताकि आप लोग इसको ना सही तरह रीड कर लें कल तक। और अभी आधा ही रहता है, लेकिन रीड कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो ये रिकॉर्डिंग में